फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यूज होते हैं इंडिकेट करने के लिए कि बिजनेस नॉन फाइनेंशियली कैसा है। These indicators are used to assess quality of a product। ये इंडिकेटर्स यूज होती हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने की, प्रोडक्ट क्वालिटी वाली है या नहीं। और मैंने कल बताया था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें क्यों चेक करनी है, इसलिए चेक करनी है कि अगर हमारी प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी वाली नहीं होगी तो हमारा कस्टमर डिससैटिस्फाई होगा, और अगर कस्टमर डिससैटिस्फाई होगा तो इन लॉन्ग रन हमारा बिजनेस फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यहां तक कोई आपका क्वेश्चन तो नहीं है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बच्चे यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर। हमारा आज का टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं कैपलन एंड नॉर्टन्स बैलेंस स्कोरकार्ड। कैपलन एंड नॉर्टन्स बैलेंस्ड स्कोरकार्ड। ये आज का हमारा टॉपिक है कैपलन एंड नॉर्टन्स बैलेंस्ड स्कोरकार्ड। ये क्या है इसको हम देखते हैं। बैलेंस्ड स्कोरकार्ड Balanced scorecard is an approach to performance management Balanced scorecard is an approach to performance management which views the business from four different perspectives. बैलेंस स्कोरकार्ड एक अप्रोच है। किसकी अप्रोच है? याद रहे, बैलेंस स्कोरकार्ड एक अप्रोच है किसकी? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। याद रहे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट नहीं। इज एन अप्रोच टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्या डिफरेंस होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट में और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में? परफॉर्मेंस मेजरमेंट जस्ट परफॉर्मेंस को हम चेक कर रहे हैं कि हमने कैसा परफॉर्म किया, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के भी तरीके देखते हैं, मेजर भी करेंगे और उसको इंप्रूव करने के तरीके भी देखेंगे। तो बैलेंस स्कोरकार्ड इज एन अप्रोच टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट व्हिच व्यूज द बिजनेस फ्रॉम फोर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये बिजनेस को चार मुख्तलिफ एंगल्स से देखता है, चार मुख्तलिफ एंगल से। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, अ बिजनेस should be good enough in following four areas. बैलेंस स्कोरकार्ड एक अप्रोच है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, और ये बिजनेस को चार मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखता है। इस अप्रोच के मुताबिक एक अच्छा बिजनेस वो बिजनेस है जो चार एरियाज में अच्छा हो। और वो चार एरियाज क्या है? यानी कि हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि एक अच्छा बिजनेस वो है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। ये वाली अप्रोच, ये कैपलन एंड नॉर्टन्स बैलेंस स्कोरकार्ड अप्रोच कहती है कि एक अच्छा बिजनेस वो होगा जो चार एरियाज में अच्छा होगा। और वो चार एरियाज कौन से हैं? नंबर 1, ये कहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस वो है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो।
इसको हम नाम देते हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। बैलेंस स्कोर कार्ड कहता है कि सिर्फ बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियली अच्छा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कस्टमर पर्सपेक्टिव में भी स्ट्रांग होना चाहिए। कस्टमर पर्सपेक्टिव। इसी तरह एक बिजनेस आपका इंटरनल प्रोसेस में भी अच्छा होना चाहिए। इसे कहते हैं इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस या सिंपली इंटरनल प्रोसेस भी कह सकते हैं, या प्रोसेस एफिशिएंसी भी कहा जाता है। इसी तरह बैलेंस स्कोर कार्ड कहता है कि एक अच्छा बिजनेस वो है जो लर्निंग और इनोवेशन करने वाला हो, यानी कि इस पर्सपेक्टिव में भी अच्छा हो, लर्निंग एंड इनोवेशन पर्सपेक्टिव। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रही, कैपलन एंड नॉर्टन्स बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच कह रही है। और ये अप्रोच किसकी है? ख्याल रखिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। ये अप्रोच क्या कहती है कि एक बिजनेस 4 एरियाज में अच्छा होना चाहिए, 4 एरियाज में स्ट्रांग होना चाहिए। और वो 4 एरियाज क्या बता रहा है? कहते हैं कि मेरी नजर में एक अच्छा बिजनेस वो होगा जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में अच्छा होगा। इसी तरह एक अच्छा बिजनेस वो होगा जो कस्टमर पर्सपेक्टिव में अच्छा होगा। इसी तरह एक अच्छा बिजनेस वो होगा जो इंटरनल प्रोसेस में अच्छा होगा। और इसी तरह एक अच्छा बिजनेस वो होगा जो लर्निंग एंड इनोवेशन पर्सपेक्टिव में अच्छा होगा। ओके, चलिए प्लीज यार आप इधर आ जाओ, देखें कोई स्टूडेंट तो नहीं रिक्वेस्ट भेज रहा, प्लीज इधर ही बैठे जरा मॉनिटर करें 10 मिनट तक मॉनिटर करें। ओके, यहां तक तो क्वेश्चन आपका? जी जी बेटा, मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करने लगा हूं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि ये बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच बोल क्या रही है। बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच ये बोल रही है कि एक अच्छा बिजनेस वो होगा जो एक एरिया में नहीं 4 एरियाज में अच्छा होगा। और वो 4 एरियाज क्या है? फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल प्रोसेस, लर्निंग एंड इनोवेशन। एक अच्छा बिजनेस वो है जो 4 एरियाज में अच्छा हो। बात फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही? ओके, जिस तरह हम कहते हैं कि किसी अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटीज क्या है, तो वो कोई एक क्वालिटी नहीं होती किसी अच्छे स्टूडेंट की। बात फॉलो कर रही है कि नहीं? हम कहते हैं कि अच्छा स्टूडेंट वो होगा जो इस एंगल में भी अच्छा हो, हार्ड वर्किंग हो, असाइनमेंट कर रहा हो, टेस्ट कर रहा हो। ये डिफरेंट एंगल से हम देखते हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज लगा रहे हैं। बात फॉलो कर रही है कि नहीं? तो अभी तो ये बैलेंस स्कोर कार्ड ने सिर्फ ये बताया है कि एक अच्छा बिजनेस वो है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। और लाजमी बात है, फाइनेंशियली से स्ट्रांग होना चाहिए। बिजनेस कहते हैं किसको है? जिसका मकसद ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है, फाइनेंशियली बेहतर होना होता है। तो ये कहता है अच्छा बिजनेस वो है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। और कहता है अच्छा बिजनेस वो होगा जो कस्टमर एरिया में भी अच्छा हो। और अच्छा बिजनेस वो होगा जो इंटरनल बिजनेस प्रोसेस भी किसके अच्छे हो, इंटरनल प्रोसेस अच्छे हो। और अच्छा बिजनेस वो होगा जो लर्न भी करता हो और इनोवेट भी करता हो। बात फॉलो कर रही है नहीं कर रही? अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं, यानी कि बैलेंस स्कोर कार्ड ने हमें जो पहली चीज बताई वो ये बताई कि एक बिजनेस 4 एरियाज में अच्छा होना चाहिए, 1-2 एरियाज में नहीं, 4 एरियाज में अच्छा होना चाहिए। और वो 4 एरियाज उसने आपके सामने रख दिए। तो पहली बात जो आपको बैलेंस स्कोर कार्ड ने बताई वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब दूसरी बात, बैलेंस स्कोर कार्ड सिर्फ ये नहीं बताता कि आपका बिजनेस 4 एरियाज में अच्छा होना चाहिए। जैसे हम लोग कमेंट करते हैं कि जी पाकिस्तान को 3 एरियाज में अच्छा होना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टूरिज्म। कहना तो बहुत आसान है, तो ये तो बताइए इंप्रूवमेंट आए कहां से? तो ये बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच में पहली बात तो बताई कि 4 एरियाज में अच्छा होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये बताता है, क्या बताता है? साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या बताता है? साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट। ये साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं बताएगा। ये सिर्फ ये नहीं बताएगा कि हमें 4 एरियाज में अच्छा होना चाहिए, बल्कि वो ये भी बताएगा कि यार मैं बताता हूं आपको कि इंप्रूवमेंट शुरू कहां से करें, किस एंगल से, किस पर्सपेक्टिव को पहले बेहतर करें। ये साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट भी बताता है। और ये साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट पता क्या बताता है आपको? ये बताता है, ये कहता है कि यार हर बिजनेस का मकसद ये है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो।
लेकिन फाइनेंशियली आप लॉन्ग रन में तब स्ट्रांग हो सकते हैं, तब बेहतर हो सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तब बेहतर हो सकती है जब आप अपने कस्टमर एरिया में बेहतर जा रहे हैं। कस्टमर एरिया में कौन सा बिजनेस बेहतर होता है? कस्टमर एरिया में वो बिजनेसेस बेहतर होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज्यादा होते हैं, जिनके पास रिटेंशन अच्छी होती है, जो न्यू कस्टमर को एक्वायर करते हैं, जो न्यू मार्केट को कैप्चर करते हैं। वो बिजनेस कस्टमर एरिया में अच्छा होता है, और कस्टमर एरिया में वो बिजनेस अच्छा होता है जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है। और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट रिड्यूस्ड प्राइस। जो ये करेगा बिजनेस, वो कस्टमर एरिया में भी अच्छा जा रहा है। हम कहते हैं ना कि यार ये फलां बिजनेस जो है वो कस्टमर एरिया में, कस्टमर के हाथ में बहुत अच्छा। कस्टमर के हाथ में होने से क्या मुराद है? कस्टमर के हाथ में बेहतर होने से क्या मुराद है? वो यही है कि हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें। बात फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो ये कहते हैं कि अगर आपने फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, अपने बिजनेस को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना है, तो अपने कस्टमर एरिया को बेहतर करो, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाओ, रिटेंशन मेंटेन करो, रिड्यूस्ड प्राइस पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो, ऑन टाइम डिस्पैच करो। बात फॉलो कर रही है नहीं कर रहे? तो जब ये करना शुरू हो जाएंगे, जब आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। लेकिन क्या कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बातों से होती है? नो वे। अगर मैं सिर्फ बातें करके चला जाऊं और कस्टमर को सिर्फ बातें ही सुनाऊं, तो उससे कभी भी आपकी जो परफॉर्मेंस है और जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ज्यादा देर तक सेटिस्फाई नहीं हो सकता। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, एक इंस्टीट्यूट है, एक कॉलेज है, एक स्कूल है, और उस स्कूल में कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा। कस्टमर से मुराद वहां पे आपका स्टूडेंट है, स्कूल का स्टूडेंट है, उसे सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा है, उसे गुड क्वालिटी लेक्चर्स नहीं मिल रहे, उसे अच्छी मैनेजमेंट नहीं मिल रही, उसे साफ क्लासरूम नहीं मिल रही, उसे टाइडीनेस नहीं मिल रही, तो क्या होगा? कस्टमर डिससेटिस्फाई। अगर कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा तो क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर हो सकेगी? इस बैच में तो आपने उनसे फी रिसीव कर ली, लॉन्ग रन में वो कस्टमर आपके पास नहीं रहेगा, बल्कि किसी और स्कूल मूव कर देगा, और आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कभी भी बेहतर नहीं होगी। बात फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे? इसका मतलब ये है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर एरिया में बेहतर हो गया, तो लाजमी बात है मैं किस तरफ आपको लेके जा रहा हूं? इंटरनल प्रोसेस की तरफ तैयार। आपने क्वेश्चन पूछा था सर इंटरनल प्रोसेस क्या है? कस्टमर बातों से नहीं, आपके काम से सेटिस्फाई होगा। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको गुड क्वालिटी, उस स्कूल को क्या करना पड़ेगा? गुड क्वालिटी लेक्चर्स देना पड़ेंगे, अच्छे टीचर्स हायर करना पड़ेंगे, टाइडीनेस क्लीनलीनेस देनी पड़ेगी, तो स्टूडेंट की कंप्लेंट को सुनना होगा, उसको रिस्पॉन्ड करना होगा। बात फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे? टेस्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजें होंगी। यानी कि आपका इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस मींस आपका काम करने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, आपका मैनेजमेंट का तरीका। बात फॉलो करनी है? बात अब समझ आ गई? तो इंटरनल प्रोसेस क्या है? इंटरनल प्रोसेस बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीका है। इट में इंक्लूड इवन प्लानिंग, इट में इंक्लूड इवन डिसीजन मेकिंग, इट में इंक्लूड इवन एवरीथिंग। मतलब जो भी आपके माइंड में आता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के एक्शंस है तमाम के तमाम, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। और ये इंटरनल बिजनेस प्रोसेस अगर आपके अच्छे होंगे, सही होंगे, इनमें एफिशिएंसी होगी, तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो सकता है, अदरवाइज आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो सकता। बातों से कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। बात फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? ओके, सो वन एवन को क्वेश्चन आप लोगों का बेटा समझ आ रही है आपको? ओके, जहां बेटा को क्वेश्चन हो जरूर पूछने। अच्छा, इसके बाद अब बात आती है तो सर ये इंटरनल प्रोसेस, काम करने के तरीके कैसे बेहतर होते हैं? ये भी किसी को डांट डपट के कभी भी बेहतर नहीं करवाए जा सकते। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, वहां पे एक टीचर है और उसे लेक्चर डिलीवर करना नहीं आता, और प्रिंसिपल आप साहब आते हैं और टीचर को आके बोलते हैं कि यार अपने लेक्चर डिलीवर करने का तरीका बेहतर करो, उसे डांट डपट के चले जाते हैं, या मैनेजर को डांट डपट के चले जाते हैं, यार तुम्हें मैनेज नहीं करना आता। तो क्या इससे मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी? नो। क्या टीचर बेहतर लेक्चर डिलीवर करना शुरू कर देगा? नो। बल्कि
उसका तरीका ये है कि आप लर्निंग की तरफ जाएं। लर्निंग से मुराद उस टीचर की ट्रेनिंग करवाएं, उस मैनेजर की ट्रेनिंग करवाएं। लाहौर भेजें उसे, इस्लामाबाद भेजें, ट्रेनर्स के पास भेजें, ट्रेनर इधर बुलवा लें, उनकी ट्रेनिंग करवाएं, उन्हें बताएं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपने लेक्चर कैसे डिलीवर करना है। जो नहीं ये बताएं कि मैनेज कैसे करते हैं, जो नहीं ये बताएं कि स्टूडेंट को डील कैसे करते हैं, जो नहीं ये बताएं कि पेरेंट आए उसको वेलकम कैसे करते हैं। अक्सर ये कंप्लेन होती है कि यार ये तो इन्हें तो यही नहीं पता कि कैसे किसी को वेलकम करते हैं। तो बेसिकली ये तब तक बेहतर नहीं होता जब तक आप लर्न नहीं करते। लर्न करेंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे तो फिर आपके इंटरनल प्रोसेस, काम करने के तरीके बेहतर होंगे। काम करने के तरीके बेहतर होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर को सर्व होना है ना, वो काम का तरीका। तो काम के तरीके से आपका कस्टमर सर्व होगा और कस्टमर सेटिस्फाई होगा। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो लॉन्ग रन में आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। मेरा ख्याल है अगर बात फॉलो करनी है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही है, लेकिन ये बैलेंस स्कोर कार्ड ये कहते हैं कि अगर आपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेहतर करना है तो सबसे पहले अपने कस्टमर पर्सपेक्टिव को बेहतर करो, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाओ, रिटेंशन मेंटेन करो और अपनी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करो। और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस, रिड्यूस प्राइस, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ऑन टाइम डिस्पैच, ऑन टाइम डिलीवरी, इस तरह की चीजें वो मांगता है। अगर ये आप एक्सपेक्टेशन उसकी पूरी करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा और आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन लॉन्ग रन ऑटोमेटिकली बेहतर होगी। और इसी तरह अगर आप अपने इंटरनल कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो इसके लिए आपको इंटरनल प्रोसेस को बेहतर करना होगा, अपने काम करने का तरीका ठीक करना होगा। अगर इंटरनल प्रोसेस बेहतर हो जाएगा तो उससे आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा। लेकिन काम का तरीका तब तक नहीं बेहतर हो सकता जब तक हम लर्न ना करें, जब तक हम ट्रेनिंग ना करवाएं। और इसके अलावा हमें क्या होना चाहिए, हमारे बिजनेस को इनोवेटिव होना चाहिए। अगर एक बिजनेस इनोवेटिव नहीं है, मैंने कल की बात की थी, अगर वो इनोवेट नहीं करता तो वो बिजनेस कभी भी इन फ्यूचर सक्सेसफुल नहीं रह सकता। मैं बड़ी सिंपल अक्सर क्लास में एग्जांपल दिया करता था कि जहां से बचपन में आप लोग कटिंग करवाया करते थे, अब शायद वहां से ना करवाते हो। वो बंदा कटिंग तो बहुत अच्छी करता है, बाल कटिंग तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन उसे स्पाइक्स नहीं बनाना आता, उसने नहीं सीखा, उसने अपने आप को डेवलप नहीं किया, अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ाया, नई प्रोडक्ट नहीं लेके आया, स्पाइक्स नहीं बनाना आते, रफ कटिंग नहीं आती थी उसे, पफ कटिंग नहीं की आती उसे। बेसिकली मकसद क्या है, आप क्यों नहीं इसके पास जा रहे, कटिंग तो अच्छी कर रहा है, मसला यही है कि उसने अपने आप को, अपनी प्रोडक्ट्स को इनोवेट नहीं किया कि भाई मैं ये भी काम करता हूं। तो अगर एक बिजनेस इनोवेट नहीं करता तो कभी वो इन फ्यूचर लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि बिजनेस को इनोवेटिव होना चाहिए और लर्न करना चाहिए। लर्न करेगा तो प्रोसेस बेहतर होंगे, प्रोसेस बेहतर होंगे तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन लॉन्ग रन क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट है, अगर आपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे पहुंचना है, अगर आपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे पहुंचना है तो वो कैसे पहुंच सकते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले किसे सेटिस्फाई करना होगा, किसे सेटिस्फाई करना होगा, कस्टमर। कस्टमर सेटिस्फाई होगा किस तरह, जब आपके काम करने के तरीके, आई मीन टू से इंटरनल प्रोसेस ठीक होंगे। और इंटरनल प्रोसेस कब ठीक होंगे, जब आप लर्न और इनोवेट करोगे। मेरा ख्याल है कि आपको बात समझ आ गई होगी। तो लर्न और इनोवेट करके तो आप क्या कर सकते हैं, अपने इंटरनल प्रोसेस बेहतर कर सकते हैं। इंटरनल प्रोसेस बेहतर होंगे तो फिर आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर होगी। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकती है। जी, एनी क्वेश्चन? ओके है, तो प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ओके, तो इसके बाद अब पॉइंट ये आ जाता है कि सर एक इसने जो चीज हमें बताई थी, वो सबसे पहली चीज जो बताई थी उसे बताया था हमें कि कितने एरियाज में बेहतर होना चाहिए। इसने बताया 4 एरियाज में बेहतर होना चाहिए। किसी एक एरिया में अगर बिजनेस अच्छा है तो वो काफी नहीं है, बिजनेस को 4 एरियाज में अच्छा होना चाहिए। फिर दूसरी बात उसने क्या बताई
कि इंप्रूवमेंट आनी शुरू कहां से होगी? ये इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी लर्निंग एंड इनोवेशन। अगर आप अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हो तो वो बेहतरी कहां से आना शुरू होगी? बता, सबसे पहले लर्न एंड इनोवेट। ठीक, आपका इंटरनल प्रोसेस बेहतर होगा, प्रोसेस बेहतर होगा तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो क्या होगा? उससे आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन लॉन्ग रन बेहतर हो जाएगी। ये दो चीजें उससे बता दी। पहली चीज कि कितने एरिया से बेहतर होता है, दूसरी चीज साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट शुरू कहां से होगी? इंप्रूवमेंट यहां से शुरू होगी, यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां आएंगे। बात तो कह रहे हैं। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो पॉइंट ये आता है कि सर ये बातें तो काफी लोग कर सकते हैं, तो यार 4 एरियाज में बेहतरी होनी चाहिए और बेहतरी यहां से आनी शुरू होगी। ऐसे हम लोग समटाइम कमेंट कर रहे होते हैं कि यार हमारे पाकिस्तान को 3 एरियाज में अच्छा होना चाहिए, टूरिज्म में अच्छा होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरियाज में अच्छा होना चाहिए, और इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहतर करना चाहिए, और साथ में आप बेहतरी का साइकिल भी बता देते हैं। आप ये कहते हैं सर हमें सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर से शुरू होना चाहिए। लेट्स से अगर आप ये कहते हैं कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए और फिर हम इंडस्ट्रियल पे जाएंगे और इंडस्ट्रियल से टूरिज्म को बेहतर करेंगे, ये आपने साइकिल बता दिया। लेकिन यार ये साइकिल बताना तो बड़ी आसान सी बात है, लेकिन हर एक सिंगल एरिया को बेहतर कैसे करें? मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से बेहतरी आना शुरू होगी, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर कैसे करना है सर, ये तो बताएं। बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब हमने जो तीसरी चीज देखनी है वो ये है कि हमें ये पता चल गया कि बैलेंस स्कोर कार्ड कहता है कि एक अच्छा बिजनेस हुआ है तो 4 एरियाज में अच्छा है। दूसरी बात, बैलेंस स्कोर कार्ड ये कहता है कि इंप्रूवमेंट का साइकिल क्या है, कहां से इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी, और तीसरी बात ये है कि हर एक एरिया को बेहतर कैसे करें, हर सिंगल एरिया को बेहतर कैसे करें। सिंगल एरिया को, लेट्स से आपने फाइनेंशियल एरिया को बेहतर करना है तो सर वो कैसे करें? तो इसमें ख्याल रखिएगा कि जब भी किसी एरिया में इंप्रूवमेंट चाहिए हो, जब भी किसी एरिया में इंप्रूवमेंट चाहिए हो तो वहां पे टारगेट्स देने पड़ते हैं। जब हम टारगेट्स देते हैं और उनको कल हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि वहां पे इंप्रूवमेंट आई है या नहीं आई। और वैसे भी जब आप किसी को टारगेट देते हैं तो वो मोटिवेट हो जाता है कि यार मैंने इसे अचीव करना है। हाँ, टारगेट रियलिस्टिक होने चाहिए, हमने ये बात काफी दफा पहले भी की हुई है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड तीसरी बात बता रहा है वो ये है कि हर सिंगल एरिया को, हर सिंगल पर्सपेक्टिव को हम बेहतर कैसे करें। तो बेहतर करने का वो तरीका भी बताता है। वो तरीका क्या बता रहा है कि नंबर 1 तरीका ये बता रहा है कि हमें टारगेट सेट कर देने चाहिए। सेट टारगेट्स फॉर ईच इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। हर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के लिए आप क्या सेट करें? टारगेट सेट करें, और उनमें भी जनरली किसके लिए? वीक एरियाज के लिए। जनरली फॉर वीक एरियाज। या इंप्रूवमेंट की जरूरत उधर ही होती है ना जहां पे वीक एरिया होगा। अब फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव अगर बात करें या कस्टमर एरिया में बात कर लेते हैं। लेट्स से आप आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी तो अच्छी है, लेकिन आपका रिस्पांस टाइम अच्छा नहीं है। आप कस्टमर को रिस्पॉन्ड जो करते हैं ना वो लेट करते हैं। इस एरिया में आप, ये वीक एरिया है, इसके लिए हम टारगेट सेट कर देंगे। क्या टारगेट सेट कर देंगे कि विद इन 10 मिनट्स जो भी आपने टाइम डिसाइड करना है आप कस्टमर को सर्व कर दोगे। बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो इस तरह से क्या होगा, जो वीक एरिया होगा उसके लिए आपने टारगेट सेट कर दिया। जब किसी को टारगेट मिलता है तो फिर वो मोटिवेटेड होता है कि मैंने इस टारगेट को अचीव करना है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी कल को परफॉर्मेंस तो चेक होनी है, इस टारगेट के अगेंस्ट चेक होनी है। अगर टारगेट ही नहीं तो कभी भी वहां पे मोटिवेशन नहीं होगी कि मैंने कुछ करना है, वो कोई डायरेक्शन नहीं होती उस चीज की। अगर टारगेट ना हो, टारगेट होगा तो डायरेक्शन होगी कि मैंने ये काम करना है। ओके हो गया? Set targets for each individual perspective, generally for weak areas। और दूसरा काम हम क्या करेंगे? ये तरीके बैलेंस स्कोर कार्ड बता रहा है। दूसरा काम ये करेंगे
कि मॉनिटर एक्चुअल रिजल्ट्स, monitor actual results against these pre-established targets, जो आपने प्री एस्टैब्लिश कर दिए उनके अगेंस्ट क्या करें, इनको मॉनिटर करें। तो बैलेंस स्कोर कार्ड में अगर गौर करें तो हमें पहली चीज क्या बताई कि 4 एरियाज में हमें स्ट्रांग होना है, और उसने फिर सिर्फ ये नहीं बताया, उसके साथ में ये भी बताया कि साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, इंप्रूवमेंट कहां से आनी शुरू होगी। उसने बोला अगर फाइनेंशियली बेहतर होना है, कस्टमर को पहले सेटिस्फाई करो, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए अपने प्रोसेस बेहतर करो, अगर अपने प्रोसेस बेहतर करने हैं तो उसके लिए पहले लर्न करो। किसी को बोल देने से, किसी मैनेजर को जाके हम डांट दें कि यार तुम काम नहीं सही कर रहे, इससे प्रोसेस काम करने का तरीका बेहतर नहीं होता। काम करने का तरीका तभी बेहतर होता है कि जब उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे, उसकी हम लर्निंग करवाएंगे। तो इसने हमें ये भी बताया कि साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है। इसके अलावा इसने हमें क्या बताया, इसके अलावा इसने हमें ये बताया कि हर एक इंडिविजुअल एरिया को हम बेहतर कैसे करेंगे, और हर इंडिविजुअल एरिया को, एक स्पेसिफिक एरिया को बेहतर करने का तरीका उसने क्या बता दिया। जिस एरिया में आपको लग रहा है कि कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस एरिया में क्या कर दो, टारगेट्स दे दो, टारगेट सेट कर दो। अगर आप टारगेट सेट कर दोगे तो इससे वहां के स्टाफ को, वहां के रेलेवेंट मैनेजर्स को एक मोटिवेशन आ जाएगी, एम्प्लॉइज को मोटिवेशन आ जाएगी, आज ये टारगेट मिल गया, मैंने इसको अचीव करना है, तो वहां से फिर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। बात फॉलो करके हैं, तो क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। तो क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा प्लीज। क्लियर है बच्चे? ओके, बाकी अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, हम इसको इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। और आप जरा अटेंडेंस मुझे करवा दीजिएगा प्लीज, अटेंडेंस नोट करें जी सुनील। आफ्ताब अटेंडेंस बताइएगा। कहिए बसन। सोमल, एमन, आमला रुबा, ओके, तलहा बाजवा, तलहा बाजवा, ओके, तलहा आजम, रिजवान जाहिद, ओके। अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस कॉल नहीं हुई वो खुद बोल दे प्लीज। अहमद की अटेंडेंस कर लीजिएगा प्लीज, अहमद, ओके। तो यहां तक तो क्वेश्चन आपका है। जी सॉरी, जी जी बिल्कुल है, मैं आपको नोट्स भी फॉरवर्ड कर दूंगा। क्या आपको ये लेक्चर डिलीवर किया है इस बात की समझ आ गई है? ओके, वो बुक से क्या रीड करना है क्या नहीं तो आपको बता देता हूं, लेकिन फिलहाल जो हमारा कंसर्न है वो ये होना चाहिए कि क्या हम जो लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है वो आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो आपका यहां तक को क्वेश्चन है, मुझे बता दें, हम आगे कंटिन्यू करें। 3 बातें हुई अभी तक। पहली बात, बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच कह रही है 4 एरियाज में एक बिजनेस अगर अच्छा होगा तो बिजनेस अच्छा माना जाएगा, अगर वो 4 एरियाज में अच्छा नहीं है तो बिजनेस स्ट्रांग नहीं है। जिस एरिया में वीक है उसे वर्किंग की जरूरत है। दूसरी बात ये कहता है कि मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि 4 एरियाज में अच्छा होना चाहिए, बल्कि मैं साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट भी बताऊंगा कि इंप्रूवमेंट आनी कहां से है। कहता है सबसे पहले अपने लर्निंग और इनोवेशन एरिया को बेहतर करो, उससे आपका ऑटोमेटिकली इंटरनल प्रोसेस बेहतर हो जाएगा। जब आपके इंटरनल प्रोसेस बेहतर होंगे तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, क्योंकि काम करने के तरीके से कौन सेटिस्फाई होगा? कस्टमर सेटिस्फाई होगा। और जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो उससे क्या होगा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। और फिर ये भी बताता है कि साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट के अलावा ये बताता है कि ईच इंडिविजुअल एरिया को कैसे बेहतर करना है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के अंदर
हमारा लास्ट टाइम नेट प्रॉफिट रेशियो जो था वो वीक जा रहा था। नेट प्रॉफिट रेशियो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे लेट्स से 30%, लेकिन ये 30% की बजाय हमारी नेट प्रॉफिट रेशियो लास्ट टाइम से इस दफा कम आ रही है, लेट्स से 20% आई है। यानी कि ये एरिया आपका वीक जा रहा है और मैनेजर जैसे समझ रहे हैं कि ये वीक है हमारे लिए, तो वो क्या करेंगे, इसके लिए एक टारगेट सेट कर देंगे। वो अपने मैनेजर्स को रेलेवेंट जो स्टाफ है उसको टारगेट दे देंगे। क्या टारगेट देंगे कि जी मुझे नेट प्रॉफिट रेशियो इस दफा लेट से जी 35% चाहिए, लेकिन टारगेट शुड बी रियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक टारगेट जो है क्या कर देते हैं, स्टाफ को मैनेजर्स को डीमोटिवेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही पता होता है कि ये तो टारगेट अचीवेबल ही नहीं। तो जब टारगेट अचीवेबल ही नहीं मेरे अंदर ये सेंस हो तो वो कभी भी मोटिवेटेड नहीं होगा तो मैं काम करूं। मैं आपको बोलूं सारी बुक आज रिवाइज कर दो तो शायद आपके लिए टारगेट ऐसे लगे कि साथ में तो आप रियलिस्टिक बात कर दी है, इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं तो आप नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको बोलूंगा एक चैप्टर रिवाइज कर लो तो आपके लिए ये टारगेट रियलिस्टिक है, यार एक चैप्टर तो किए जा सकते हैं, हम कर लेंगे, आप मोटिवेटेड हो। और अगर मैं कोई टारगेट नहीं दूंगा तो कोई मोटिवेशन नहीं। बात फॉलो करेंगे कि नहीं? तो जिस एरिया में कोई प्रॉब्लम होगी हमने वहां पे टारगेट दे देना है, और मेरा टारगेट क्या है 35% नेट प्रॉफिट रेशियो। अब कल को हम इसके साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस मॉनिटर करेंगे और एक्चुअल परफॉर्मेंस मॉनिटर करके हम देखेंगे कि फला स्टाफ मेंबर ने या फला टीम मेंबर ने कैसा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया। और जब किसी को पता हो कि यार मेरी परफॉर्मेंस चेक हो रही है फिर वो बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करता है। ओके हो गया? ओके इसी तरह अगर आप देखें तो कस्टमर पर्सपेक्टिव, अगर कस्टमर पर्सपेक्टिव में फॉर एग्जांपल कस्टमर डिमांड कर रहा है ऑन टाइम डिस्पैच। कस्टमर क्या डिमांड करता है? ऑन टाइम डिस्पैच। तो फॉर एग्जांपल आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं, अगर पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो उनका जो मिनिमम टाइम है लेट्स मैं बोलता हूं 15 मिनट्स है, और सॉरी जो मैक्सिमम टाइम है वो कहते हैं कि 15 मिनट्स में पिज्जा आप तक डिलीवर हो जाएगा या 20 मिनट्स में डिलीवर हो जाएगा लेट्स से। तो अगर 20 मिनट्स की बजाय 1 घंटे बाद आते हैं तो शायद एक दफा आप उस पे जो है वो चुप कर दें, 2 दफा चुप कर दें, लेकिन तीसरी दफा शायद आप उनको ऑर्डर ही ना करें। क्यों? तो यार पिज्जा बेशक उनका अच्छा होता है लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कहीं और से मंगवा, ऐसा होता है ना। तो ऑन टाइम डिस्पैच इसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर किया? बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इसलिए ऑन टाइम डिस्पैच का बहुत जरूरी है, लेकिन ऑन टाइम डिस्पैच हो नहीं कर रहा। हमने टारगेट दिया हुआ था 30 मिनट्स का कि पिज्जा डिलीवर हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा पिज्जा कभी डिलीवर हो रहा है लेट्स से मैं बोलता हूं अराउंड 45 मिनट्स में या 50 मिनट्स में। तो ये और बार-बार ऐसा हो रहा है। लेट्स से 100 दफा अगर हमने डिलीवर किया है तो उसमें से मैं बोलता हूं 70 दफा ऐसे हुआ है कि हमने 45 मिनट में जाकर पिज्जा डिलीवर किया है, यानी कि 70% जो है ये आपने लेट डिलीवर किया है, 70 टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पे वर्किंग की जरूरत है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या बोला है कि उस एरिया के लिए टारगेट सेट कर दो जो वीक है। तो हमने इस वीक एरिया के लिए टारगेट सेट कर दिया कि भाई ऑन टाइम डिस्पैच 45 मिनट 30 मिनट नहीं, लेट्स से मैं बोलता हूं 25 मिनट में डिलीवर होना चाहिए, और इसके साथ मैं आपकी परफॉर्मेंस मेजर करूंगा 1 महीने बाद, और साथ में मैं कोई रिवार्ड भी ऑफर कर देता हूं कि अगर किसी ने ये काम पूरा किया तो मैं रिवार्ड दूंगा या बोनस दूंगा, मैं तो साथ में कुछ इस तरह की चीज ऑफर कर देता हूं। तो लाजमी बात है कि वो स्टाफ की एफर्ट नजर आती है कि हमने यार ये टारगेट अचीव करना है, क्योंकि अगर वो टारगेट अचीव करेंगे तो कुछ मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। बात फॉलो करके नहीं करके वैसे समझ आ रहा है? ओके इसको फर्दर इंशाल्लाह ताला मजीद इसके ऊपर बात होगी कल। थोड़ा सा टॉपिक रह गया, और ये याद रहे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका F2 में भी रेगुलरली एग्जामिन होता है, आएंगे तो MCQ और सॉरी, और इसी तरह ये F5 में भी रेगुलरली एग्जामिन होता है। इवन आपका ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ ये 4 पर्सपेक्टिव्स के ऊपर आ जाता है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन 4 पर्सपेक्टिव्स के ऊपर आ सकता है, लेकिन वहां पे हमें टारगेट्स भी खुद सेट करना होंगे, वीक एरियाज भी। तो डिस्कशन थोड़ी इररिलेवेंट हो रही है, तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि F2 में भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके ये सबसे मेन एरिया है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ओके ओके तो क्वेश्चन है तो पूछ लें।
ओके, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं और इसको जो रिमेनिंग इसका जो चीज रह गई उसको डिस्कस करते हैं। इसको मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड कर देता हूं ग्रुप्स में मेरे अपने लिखे हुए नोट्स हैं, वो आपको फॉरवर्ड कर देता हूं, उनको आराम से बैठ के पढ़िएगा। उसको पढ़ने के बाद आपके पास जो बुक अवेलेबल है उस बुक पे जाना है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट टॉपिक होगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट टॉपिक के अंदर जाके आपको ये बैलेंस स्कोर का टॉपिक नजर आ जाएगा और इसको उधर से लेके आराम से रीड कर। इसकी रीडिंग की जरूरत है क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है तो रीडिंग इसमें जरूरी होती है, लेकिन आपको इंशाल्लाह ताला मेरे नोट्स में बुक से ज्यादा लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वो नोट्स पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए काफी होंगे। ओके ओके, तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू सो मच।